हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल श्रीजी क्लासेज पर फिर से स्वागत है। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसका टॉपिक भी हम सेल पढ़ रहे थे और सेल में भी हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्कवरी ऑफ सेल चल रहा था हमारा। डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने क्या जाना था, मैं थोड़ा समराइज करवाती हूँ आपको। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दो साइंटिस्ट। पहले थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में डेड सेल्स के बारे में बताया, और दूसरे थे एंटोन वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लिविंग सेल्स के बारे में बताया। अब उसी कड़ी में आगे आते हैं तीसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। अब इन्होंने बॉटनी के अंदर अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और वो कंट्रीब्यूशन इन्होंने अपने पायोनियरिंग यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप से दिया। अब देखिए, पायोनियरिंग यूज़ का से हमारा क्या मतलब है कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना नए नए आइडियाज़ के साथ। तो इन्होंने क्या किया, ये एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे अपने बगीचे में। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब मेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल गैमेट्स के साथ होता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन क्रिया कहते हैं। निषेचन क्रिया क्या होती है? जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलते हैं, उनका मिलाप होता है, उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। तो जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देख रहे थे अपने बगीचे में, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो सेल है, सेल के अंदर उन्होंने एक ओपेक एरिया देखा। ओपेक एरिया, एक अस्पष्ट एरिया देखा। उस ओपेक एरिया को ही उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। तो मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बेसिक्स जानेंगे। वैसे तो हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है न्यूक्लियस का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है। ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस एक गोलाकार संरचना होती है, और ये डेंस होती है, बहुत ही सघन होती है, और एक बॉल जैसा दिखाई देता है न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया, केंद्रक के बारे में बताया। अब देखिए, अब अगर हम जब आगे पढ़ेंगे ना न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के ही आधार पर दो तरह की सेल्स होती हैं। दो तरह की, मतलब दो तरह से सेल्स को बांटा जाता है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। ये हम आगे अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें इतना जानना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें उनके पूरे लाइफ साइकिल में कहीं भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी देखेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है? सबसे पहला दो एक्सेप्शन है इसमें, एक आरबीसी, एक सीवे ट्यूब्स। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड, आरबीसी मेनली क्या होता है? ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। जब हम आगे एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बहुत अर्ली फिटल स्टेज होती है ना, तब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर जब सेल मैच्योरेट होती है, मैच्योरेशन होता है सेल का, तो धीरे धीरे करके वो जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, सीवे ट्यूब्स। सीवे ट्यूब्स कहाँ मिलती हैं? ये प्लांट में होती हैं। और इनका क्या काम होता है? सीवे ट्यूब्स का इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्टेशन करवाना। जब जब सीवे ट्यूब्स
अर्ली स्टेज पे होती हैं, जब वो इतनी मैच्योर नहीं होती तब उनमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब उनको अपना वर्क मिलता है, उनको ट्रांसपोर्ट का काम मिलता है, तो उनका न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है मैच्योरेशन की वजह से। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये जो सीवे ट्यूब्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स, दूसरी तरह की सेल्स भी होती हैं, आगे हम प्लांट में पढ़ेंगे, वो हेल्प करती हैं इनकी। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या बताया, उनको एक और डिस्कवरी की वजह से जाना जाता है, वो डिस्कवरी थी उनका ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये रैंडम मोशन होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है। मतलब किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। देखिए ये बायोलॉजी में नहीं है, पर मैंने वैसे ही बता दिया क्योंकि ये इनकी एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है रॉबर्ट ब्राउन की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, परकिंजे। परकिंजे ने क्या बताया, इन्होंने 1839 में क्वाइंट करी एक टर्म, सिर्फ टर्म बताई, एक टर्म दी, एक नाम दिया, क्या, प्रोटोप्लाज्म, जिसका हिंदी में मतलब होता है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म अब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है शेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, अगर हम इसको भी डिटेल में समझे ना, तो ये प्रोटोप्लास्ट से आई है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब हम शेल को डिवाइड करते हैं तो शेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक शेल वॉल और एक प्रोटोप्लास्ट। फिर हम फर्दर जब प्रोटोप्लास्ट को डिवाइड करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक नॉन लिविंग इंक्लूजन और दूसरा लिविंग इंक्लूजन। जो लिविंग इंक्लूजन होता है ना, बेसिकली उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लिविंग इंक्लूजन को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग इंक्लूजन में क्या क्या आता है, अब नॉन लिविंग इंक्लूजन में आता है स्टोर्ड फूड, जैसे रिजर्व फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, और क्या आता है, एंजाइम्स, टैनिन्स, ये सब आते हैं किसमें, नॉन लिविंग इंक्लूजन में। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें ये भी जानना चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स की, मतलब हमारी जो स्किन की बहुत ही आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन की, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वो किसमें, उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो डेड होता है। और दूसरा किसमें नहीं होता, कोर्क शेल में नहीं होता। कोर्क में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि वो डेड होती हैं, उनमें क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है। अब आती है एक और टर्म, साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होती है, ये भी फ्लूइड पार्ट ऑफ शेल होता है। अब ये जो दो टर्म है ना, इसको लेकर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आगे शेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल के 3 पार्ट्स हैं मेन, शेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन टर्म्स के बारे में दोबारा जानेंगे। शेल इज़ मेनली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सेल किसकी बनी होती है, मेनली 3 पार्ट्स की बनी होती है। ये नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा सेल का, जिसमें आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं। और जो इसके अंदर ये फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही बोला गया है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन। कैसे, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का आउटर मोस्ट भाग होता है, कोशिका झिल्ली होती है, बाहरी परत होती है, बाहरी आवरण होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल ऑर्गेनेलीज का भी बाहरी हिस्सा होती है, बाहरी आवरण होती है। सेल ऑर्गेनेलीज में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल के सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया रखा है कि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है। और ये क्या होता है, एक गोलाकार हिस्सा होता है, बॉल जैसा दिखता है और बहुत ही सघन होता है, डेंस होता है।
साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, फ्लूइड ऑफ सेल होता है। अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की, उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है वो तरल पदार्थ होता है सेल का, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। वो किससे बना होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों में यही मेजर डिफरेंस है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? जैविक गतिविधियाँ, जैसे फोटोसिंथेसिस, सेल में फोटोसिंथेसिस हो गया, अपोप्टोसिस का प्रोसेस हो गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो कहाँ परफॉर्म होती है? वो सेल में साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। कहाँ परफॉर्म होती है? साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। अब एक और टर्म आती है, टर्म नहीं कहेंगे, सॉरी, एक स्टेटमेंट है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की भौतिक इकाई है प्रोटोप्लाज्म। अब ये बात किसने कही? ये बात हक्सले ने कही। किसने कही? इन 1868 हक्सले ने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की भौतिक इकाई है। अब ये सब तो हो गया सेल के बारे में, सेल की खोज के बारे में, कब हुई, किसने क्या बताया, डेड सेल के बारे में बताया, लिविंग सेल के बारे में बताया। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ये बात किसने बताई? तो ये बात बताई दो साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन एंड स्क्वान। जो स्लीडन थे उन्होंने 1838 में, और जो स्क्लीडन थे वो एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मैंने बताया था कौन होता है? जो प्लांट की स्टडी करता है। और दूसरे कौन थे? सेक्वान थे, जिन्होंने 1839 में, जो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने 1839 में, इन्होंने 1838 में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। अब देखिए, कई बार ना जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो ऑप्शन में 1838 और 1839 दोनों होता है, अलग अलग ऑप्शन में दोनों होते हैं। तो हमें हमेशा 1839 को ही टिक करना होता है, क्योंकि हम प्रीफरेंस 1839 को ही देते हैं कि सेल थ्योरी 1839 में आई थी। अब जो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, ये हमें दो बातें बताता है। पहली, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। देखिए, सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। जब हमने हमारे चैप्टर की शुरुआत करी थी ना, तो जो हमने वो 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, वो इसी 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 थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी वो, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, सेल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। दूसरा था, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन की आधारभूत इकाई सेल होती है। सेल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब जो ये सेल थ्योरी था, इसका एक्सेप्शन क्या था? वायरस। क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें खुद की सेल नहीं होती, वो ए सेलुलर होते हैं, उनमें कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती, फिर भी वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये थ्योरी तो कहती है कि ऑर्गेनिजम्स सेल के मिलकर बने होते हैं, लेकिन वायरस एक ऑर्गेनिज्म है पर उसमें सेल नहीं होती, उसमें सेल मशीनरी नहीं होती। वो अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी सारी मशीनरी वर्क वहीं करती है। जब उसको कोई होस्ट सेल मिलती है तो उसमें वो रिप्रोड्यूस करता है। अब इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, कोरोना वायरस, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है और ह्यूमन को इफेक्ट करता है, होस्ट को इफेक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायरस होता है उसमें सेल नहीं होती, वो ए सेलुलर होता है। अब ये जो थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी, अब इसने क्या नहीं बताया? इसने ये डिफाइन नहीं किया। अब देखिए, जो एक सेल है वो कभी ना कभी तो पुरानी होगी, डेड होगी,
और डेड होने के बाद अब नई सेल्स कहाँ से फॉर्म होती है। अब इस थ्योरी ने ये डिफाइन नहीं किया, डिड नॉट डिफाइन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नई सेल्स कैसे बनती है, ये इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस सेल थ्योरी को फाइनल टच देने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जो थे रुडोल्फ विर्चाउ। अब देखिए मैंने यहाँ पे फाइनल टच यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस लैंग्वेज में पूछा जा चुका है कि जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल टच किस साइंटिस्ट ने दिया। तो किसने दिया? रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में, 1855 में इन्होंने क्या बताया, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सभी सेल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। मतलब सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मतलब क्या? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया? ये विर्चाउ ने बताया 1855 में। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए हम सबको पता है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ह्यूमन बींग्स कहाँ से बने हैं। हम एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं। अब जाइगोट कैसे बना है? स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। स्पर्म सेल्स को क्या कहते हैं कि मेल गैमेट होते हैं, और एग सेल्स क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स होते हैं। जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन क्रिया कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। देखिए अब हमें एक और बात जाननी है, जो स्पर्म सेल्स होती हैं ना, वो ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में क्या होती है? स्पर्म सेल होती है। और ह्यूमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? एग सेल होती है। और एक तीसरी सेल आती है लॉन्गेस्ट सेल। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो एग सेल है और स्पर्म सेल है ये सिंगल सेल है, मतलब ये एक सेल है, लेकिन ये एन नंबर, इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। मतलब अब दो बातें आती है, एक हैप्लॉइड सेल एक डिप्लॉइड सेल, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। हैप्लॉइड इसका पार्ट नहीं है ये, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जो हैप्लॉइड्स होते हैं उसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और वो सिंगल सेल होते हैं। अब जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, वो डिप्लॉइड बनेगा, 2n नंबर बनेगा, 2n नंबर क्रोमोजोम होंगे, पर वो क्या होगा? वो सिंगल सेल ही होगा, वो एक सेल ही होगा। अब जाइगोट क्या करता है, युग्मनज क्या करता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे डिवाइड करता जाएगा और लास्ट में क्या बना देगा? बेबी बना देगा, फिटस बना देगा। अब जो ये फिटस बनता है, और जाइगोट और फिटस के बीच में भी बहुत सारी स्टेजेज हैं, ब्लास्टूला, गैस्टूला, जो हम किस में पढ़ेंगे? आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। अब ये जो एग्जाम्पल है इससे हमें ये समझ आया कि कोई भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जितना भी मल्टी सेलुलर है, पर वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम सिंगल सेल, कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंगल सेल से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति एक सिंगल सेल से हुई है। स्टेटमेंट आती है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब होता है और ये स्टेटमेंट किसने दी? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। इसका भी मतलब वही होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये किसने दिया था? ये भी रुडोल्फ विर्चाउ ने ही दिया था, 1855 में दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछ भी लिया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो 1932 में डेवलप हो गया था। 1932 में नॉल और उसका नाम के दो साइंटिस्ट थे, जो बेसिकली कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फर्स्ट यूज़ था वो 1940 में हुआ। कब हुआ? 1940 में इनका यूज़ हुआ और 1932 में ये डेवलप हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका क्या मतलब है?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है मैग्नीफिकेशन के लिए और इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है इल्यूमिनेशन के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, एक ऐसा चुंबक होता है जो क्या करता है, अगर हम उस चुंबक को किसी विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिक करंट में रखते हैं, पहली बात तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, उसमें चुंबकत्व आ जाता है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो मैग्नीफिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ को बहुत लार्ज करके दिखाना, तो मैग्नीफिकेशन में वो हेल्प करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ इल्यूमिनेशन के लिए। इल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है? लाइटिंग। लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे वो इतने एडवांस माइक्रोस्कोप थे कि उसमें हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने क्या किया, जो सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको समझने में बहुत हेल्प करी। और सबसे ज़्यादा तो जो सेल का सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसको समझने में, सब सेलुलर में क्या क्या आते हैं, ये सारे ऑर्गेनेली आते हैं जो हम आगे सेल के पार्ट में पढ़ेंगे। ऑर्गेनेली में क्या आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, न्यूक्लियस आता है, गोल्गी बॉडी आती है। ये सब किस में आते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं। तो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने में मदद करी, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं कर पाया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बताया पाया था। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय।